सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक शख्स को भूत होते हैं ना, भूत, जिन, भूत काबू करने का बड़ा शौक था कि कोई जिन या भूत मेरे काबू आ जाए। अच्छा, बेचारे ने बड़े ही जंतर मंतर सीखे मगर उस शख्स के बस में कोई भूत नहीं आया। अच्छा, लाचार हो गया, बेबस हो गया। वो शख्स जंगल में रहने वाले एक बुज़ुर्ग के पास चला गया और कहने लगा कि मुझे कोई तदबीर बता दें ताकि कोई भूत मेरे कब्ज़े में आ जाए और भूत मेरे सारे काम कर दिया करे। अच्छा, जो बुज़ुर्ग था ना वो बड़ा समझदार था, बड़ा अक्लमंद इंसान था। उसने उस शख्स की ख्वाहिश के लिए पूछा, कहा कि भूत ना बड़े बुरे होते हैं तो तुम इस ख्वाहिश को छोड़ दो, इसलिए तुम इस ख्वाहिश से दूर रहो, बल्कि इस ख्याल को भी ना सोचो, इससे बाज आ जाओ। अच्छा, भूत को अपना काम काज बताना तो दूर की बात है, वो कहता है कि भूत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा और आखिर में वो पता क्या करेगा, तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर उस शख्स ने बुज़ुर्ग से कहा कि मेरे पास बहुत काम है और जिनसे मेरे ख्याल से जो भूत है ना वो कभी फुर्सत पा ही नहीं सकेगा। जब फुर्सत नहीं पा सकेगा, काम में मसरूफ़ रहेगा, तो फिर मुझे कैसे खा जाएगा। आखिर बुज़ुर्ग ने कहा कि ये तो नहीं समझने वाला, तो इसको मंत्र बता दिया। जो उसने मंत्र बता दिया, उस शख्स ने घर में आकर मंत्र पढ़ने का अमल फ़ौरन शुरू कर दिया। अच्छा, जब मंत्र पढ़ने का अमल मुकम्मल हो गया तो भूत ज़ाहिर होकर कहने लगा कि बताओ मैं आ गया हूँ, क्या करूँ। पहले तो उसे यकीन नहीं आया कि भूत आ गया। अच्छा, जब उसको यकीन आया उसने कहा कि एक शानदार इमारत तामीर करो। भूत ने 1 मिनट में आलीशान एक इमारत तैयार कर दी। फिर उस शख्स ने भूत से कहा कि खेत में जाओ, हल चलाओ। भूत ने हुक्म की तामील की, खेत भी तैयार कर दिया। फिर भूत के मालिक ने कहा कि बहुत सा रुपया लाया जाए। भूत ने 1 लम्हे में ख़जाना अपने मालिक के कदमों में डाल दिया। घर से कि जो मुश्किल, जो मुख्तलिफ काम जो भी भूत को बताया गया, वो सब काम भूत ने फौरी तौर पे कर दिए। अब भूत के पास करने को कोई काम ना रहा और ना भूत के मालिक के पास उस भूत को देने के लिए कोई काम बचा। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब आगे ज़रा सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। भूत ने अपने मालिक से कहा कि मुझे काम बताओ, क्या करूं, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो शख्स भूत की धमकी से बाकायदा खौफजदा हुआ और उसे समझ ना आया कि मैं इसको कौन सा काम बताऊं, ये कौन सा काम करे। अब तो सारे काम पूरे कर चुके हैं और अगर मैंने इसको काम ना बताया तो ये मुझे खा जाएगा। अच्छा, वो शख्स खौफ के आलम में डर से इतना डरा कि दौड़ करना फ़ौरन बुज़ुर्ग के पास चला गया और कहने लगा कि भूत को जो कुछ कहता हूँ वो झटपट कर देता है। अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा और वो कहता है काम बताओ वरना खा जाऊँगा। अब मैं क्या करूँ, वरना मुझे खा जाएगा, मुझे कुछ बताएं। अब इतने में भूत भी उस शख्स का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। बुजुर्ग के पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। ज़रा सुनिएगा, आदमी के हाथ में खंजर देखकर बुजुर्ग ने कहा, चूँकि वो समझदार था, अक्लमंद था, उसने कहा कि इसे कहो कि जी इसकी दुम काट ले और भूत से कहो कि इस दुम को सीधी करके दिखा दे। भूत ने कुत्ते की दुम थी ना वो हाथ में ले ली, एक बार सीधी कर दी, फिर जब उसको छोड़ दिया तो वो दुम फिर से टेढ़ी हो गई। फिर वो यही काम करता रहा पूरा दिन। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन आ गया और भूत ने 1000 कोशिश की लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं हुई, टेढ़ी की टेढ़ी रही। फिर भूत जो था ना वो घबराया और कहने लगे कि भाई जो कुछ मैंने तुम्हें दौलत दी, रुपया दिया, पैसा दिया, वो सब तेरा, अब मुझे छुट्टी दे दे। जिस पर भूत का मालिक फ़ौरन राज़ी हो गया कि वो यही चाहता था। उसके बाद भूत अपने ठिकाने पर गया और ये शख्स खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट गया। अब इस कहानी में जिस तरह जो दुम थी ना कुत्ते की टेढ़ी रही और भूत भी उस दुम को सीधा करते करते थक गया, हिम्मत हार गया, ठीक वैसे ही एक शख्स है नरेंद्र मोदी, उसका भी हाल यही कि उसकी जो अक्ल है ना वो टेढ़ी ही रही, जो लाख कोशिशों के बावजूद सीधी नहीं हो सकती। दुनिया में हर काम मुमकिन हो सकता है लेकिन जो अब तक नामुमकिन तरीन काम रहा वो है मोदी की दुम को सीधा करना। अच्छा, मोदी हर तरफ अपनी टांग अड़ाता है, आपको पता, उसकी आदत है। हर मामले में टांग अड़ाना मोदी की आदत है, हर मामले में दखल देना उसकी आदत है, लेकिन हर बार जिल्लत उठाना भी उसका मुकद्दर है। अब भारत के शर से पाकिस्तान महफूज नहीं रहा। आपको पता है हमेशा ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे, लेकिन भला हो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, जिन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग से हमेशा बाज रखा। छोटी मोटी साजिशें करता रहता है, छोटा मोटा शर फैला के बड़ा खुश होता है, महजूज होता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
क्योंकि बड़ी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका, और जब इसने करने की कोशिश की तो इस नरेंद्र मोदी ने मुंह की खाई। अब इन मोदी है, अगर इसका बस चलता ना तो ये अब भी पाकिस्तान से जंग छेड़ चुका होता। लेकिन अब मोदी जानता है कि अगर इसने पाकिस्तान से जंग का सोचा भी तो पाकिस्तान के एटमी हथियार से इसे और इसके भारत को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तारीख में हमेशा 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 के लिए अमर हो गए। वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का बहुत बड़ा किरदार जो कि भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि आज दुश्मन चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ जंग करने से डरता है। आज पाकिस्तान एटमी ताकत है, जिसकी वजह से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता। और तारीख गवाह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बगैर वसाइल और मगरबी दुनिया की मदद के एटमी प्लांट लगाकर दुनिया को हैरान किया। मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने 31 मई 1976 को उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का काम शुरू किया। 1984 में एटॉमिक डिवाइस बनाने में कामयाब हुए और सदर ज़ियाउल हक साहब ने रिसर्च सेंटर का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च सेंटर कर दिया था। अच्छा, मोहसिन पाकिस्तान ने 8 साल के कम अरसे में एटमी प्लांट नस्ब करके सारी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। और दुनिया की हैरत में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 1998 में बलूचिस्तान के शहर चागी में कामयाब एटमी तजर्बात किए गए। यूँ कहा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एटमी प्रोग्राम की मदद से भारत के हाथ पांव बांध दिए तो गलत नहीं होगा। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हकीकी मायनों में पाकिस्तान के मुहाफिज थे। भारत के पाकिस्तान पर मुमकिन हमले को रोकने की ऐसी पेशबंदी कर गए कि उनका ये एहसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी बातें बड़ी सादा होती थीं, बड़ी सीधी होती थीं, लेकिन दुश्मन का दिल दहला देती थीं। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भारत के अज़ाइम से कह लें कि अच्छी तरह से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने भारत के हर जारिहाना इक़दाम के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के ज़रिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में ख़त्म कर सकते थे। यानी पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का निशाना ले रखा था और भारत के हमले की सूरत में पाकिस्तान सिर्फ एक बटन दबाकर दिल्ली को सफ़े हस्ती से मिटा सकता था। मैं यहाँ ये बात दोहरा रही हूँ कि हमारी ये सलाहियत अपने दिफा के लिए, जारिहाना अज़ाइम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये जो बीमारी कह लें, ये खपत नहीं, सिर्फ भारत को लाहक है। अच्छा, ये डॉक्टर कदीर खान साहब जो है ना, उनकी एक बेहतरीन कह लें कि हिकमत अमली थी, स्ट्रैटेजी थी, जज्बा था, जुनून था कि उन्होंने पाकिस्तान को जौहरी हथियारों से लैस कर दिया। और ऐसे हथियार भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी हुब्बुल वतनी कह लें कि वो वतन पर एक आंच नहीं आने देना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, वो भी बना रखी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मोहसिन पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ख्र थे तो गलत नहीं होगा। और हकीकत ये भी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उनके एहसानों का बदला किसी सूरत भी चुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब पर करोड़ा करोड़ रहमतों का नज़ूल करे, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। जिसने पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनाया, दुश्मन पर ऐसा रोब, ऐसा दबदबा तारी किया कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत का वजूद मिटाने वालों के इरादे खाक में मिल गए। लेकिन भारत पाकिस्तान से जंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मौका देखकर पाकिस्तान में वार करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। आपको पता है, कभी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रास्ते ढूंढता है, कभी आलमी सतह पर भारत पाकिस्तान की जगहसाई कराने के चक्रों में अपनी इज्जत गंवाता है। और अब क्रिकेट के बाद भारतीय जजेस ने, आपको पता है, पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दी है। भारत की खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो एक नफ़रत है, साजिशें हैं, वो जारी हैं। अच्छा, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ भारत की जानिब से एक नाइंसाफ़ी सामने आई है।
जब भारतीय जजेस ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दिया। जजेस पैनल में मौजूद भारतीयों ने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट से बेईमानी की। भारतीय जजेस ने पाकिस्तानी कोच इरफान असगर और रमीज़ इब्राहिम को साजिश के तहत टॉप 5 में जाने नहीं दिया। अब नाज़रीन, इस खबर के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तो वाज़ेह हो गई और ये भी क्लियर हो गया कि मोदी ने अपने दारों को भी किस कदर पाकिस्तानी दुश्मनी के कामों पर लगा रखा है। और अब भारत का हाल इस वक्त समझ लें कि बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला है, क्योंकि एक तरफ ये खबर सामने आती है कि स्पीकर भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को दौरा भारत की दावत दी है। उसके बाद सादिक संजरानी साहब ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनसे मुशावरत भी शुरू कर दी है। अब एक तरफ भारत हमारे चेयरमैन सेनेट को भारत के दौरे पर बुला रहा है और दूसरी तरफ कभी हमारे खेलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, कभी मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भारत से खैर की उम्मीद क्या रखी जा सकती है? कैसे रखी जा सकती है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। अब भारत सादिक संजरानी को अपने यहाँ बुलाकर एक्चुअली करना क्या चाहता है? दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, क्योंकि मोदी ने पहले भी एक जाली यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द है वो मकबूजा कश्मीर में भेजकर, ये आपको याद होगा, ये तासुर जमाने की कोशिश की थी कि जी भारत में तो सब कुछ अच्छा है, कश्मीर में तो बड़ा अमन है। अब भारत मकबूजा कश्मीर में जुर्म पर जुर्म करता चला आ रहा है। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावे करने वाला मुल्क कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग किए हुए भारतीय फ़ौज ने 900 कश्मीरी जवानों को गिरफ्तार कर ली है, जबकि भारतीय जो मीडिया है वो 5 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक कर रहा है। और इस सारे की ये धरे का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। और ये जो निहत्थे कश्मीरी हैं उन्हें कौन मारता रहा है? कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को कौन शहीद करता रहा है? ये भी सबके सामने। और जब मोदी से उसकी ऑपोजिशन ने ये सवाल पूछा कि कश्मीर में अगर सब अच्छा है तो कश्मीर में ये नकलो हमल में जो पाबंदी है वो क्यों लगाई गई है, तो उसका मोदी के पास कोई जवाब नहीं होता। ये ज़रा क्लिप होगा राहुल गांधी साहब का, बाबर कादरी का, जरा चलाइएगा। तो सुना आपने, मोदी मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेलता रहा। और जब राहुल गांधी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेना चाहा, लेकिन मोदी ने अपनी कठपुतली सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए राहुल गांधी को मकबूजा कश्मीर जाने से रोक दिया, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि अगर मोदी का मकबूजा कश्मीर में अमन का दावा सही है, दुरुस्त है, सच्चा है, तो फिर उसको खौफ किस बात का है, डर किस बात का है? फिर वो हमें मकबूजा कश्मीर जाने क्यों नहीं दे रहा? और हकीकत में मोदी मजलूम कश्मीरियों को मौत की घाट उतार रहा था। ऐसे में वो कैसे खुद को एक्सपोज होने देता, बेनकाब होने देता? और जो बहादुर लोग मोदी के जुल्म को बेनकाब कर रहे थे, मोदी ने उन्हें भी अब्दी नींद सुला दी है। बाबर कादरी ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी ना, तो क्या हुआ? उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया गया। बाबर कादरी का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने बार बार इसरार पर भी पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया और कश्मीरियों के हुकूक पर खुलकर बात की। और मोदी की इंतहा पसंद सोच इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और कुछ दिन के बाद बाबर कादरी को शहीद कर दिया गया। ये है नरेंद्र मोदी और उसकी आरएसएस की गुंडागर्दी। ये कत्लगाहें बना रहे हैं जबकि कश्मीरी आज़ादी के गुण गा रहे हैं और मोदी उन्हें दबाने में लगा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में जो भारत की जालिमाना कार्रवाई है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये जो गासिब भारतीय फौज है, भारतीय सेना है, इसने अब क्रैकडाउन में 900 कश्मीरियों को जबरी तौर पर गिरफ्तार किया और मजीद कई कश्मीरी भी शहीद कर दिए गए। अब इस सिचुएशन को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए, इमरान खान साहब नरेंद्र मोदी का गंदा चेहरा सबके सामने लाते हुए कह रहे हैं कि मोदी इसराइल से मिलकर मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। अरे सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को भी बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा रहा है। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी, ये जो मोदी की हुकूमत है, इसने इसराइली जासूस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मोबाइल की जासूसी करने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है, मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह ये
किसी तरह से ये पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनने से रोक सके। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, रोक तो रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे वजीर आजम किसी भी सूरत कश्मीर की आवाज़ उठाने से रुकने वाले नहीं हैं। और आज एक बार फिर वजीर आजम ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। चलाइएगा अगला क्लिप। तो सुना आपने वजीर आजम इमरान खान साहब किस तरह से मोदी सरकार के चेहरे पर दुनिया के सामने दलील पर मबनी थप्पड़ रसीद करें, इसे कोई कहता नहीं किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना। वजीर आजम ने अपने इस इंटरव्यू में सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो होने वाले मजालिम हैं उनको खुलकर हाईलाइट किया और अक़वाम आलम को भी आईना दिखाया बाकायदा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर और भारतीय मुसलमानों पर होने वाला जो तशद्दुद है, जो उन पर जुल्म किया जाता है, उस पर खामोश क्यों है। और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतीय जुल्म पर, भारतीय बर्बरियत पर छुप का रोज़ा क्यों रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म साथ ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के भारत के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, इसलिए दुनिया को भारत के जुल्म नज़र नहीं आते हैं। यानी जो मुफादात हैं वो इंसानियत से ऊपर हो गए। इमरान खान साहब जिस बहादुरी के साथ कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं और आलमी सतह पर उनके मौक़िफ़ को जो पजीराई भी मिल रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़लूम कश्मीरियों को ये उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा जब तक उनको आज़ादी मिल नहीं जाती, उनका अज़ली हक उनको नहीं मिल जाता, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ से पंजाब के किसानों के साथ भी इसने वो जुल्म किए, वो सितम किए कि खुदा की पनाह। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, पंजाब के किसानों का कत्लेआम हो या फिर निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाने का जुर्म, मोदी के जुल्म का जो घड़ा है ना, अब पूरा कहने के भर चुका है। अब मोदी अपने अंजाम को पहुंचने वाले, क्योंकि पंजाब के किसान, भारत के मुसलमान और निहत्ते कश्मीरी अब मोदी को वाज़े कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते के लिए नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के लिए अहम तरीन तिजारती गुज़रगाह है। अच्छा, बस जो एशियाई ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हमसाया मुल्क है और वहाँ के जो हालात हैं वो हम पर असरअंदाज होते ही हैं, इसलिए हम किसी का साथ नहीं दे रहे, बल्कि हम अमन की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दुनिया को हर सूरत अफ़गान हुकूमत से बात करनी चाहिए और साथ साथ उन्होंने मगरबी दुनिया को ये पैगाम दिया कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। इस सिचुएशन पे बात करने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर की, बहुत सीनियर तज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और ये जो कतर में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उस पर जो अमेरिका का बाकायदा कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात का मतलब उनकी हुकूमत को तस्लीम करना नहीं है और तालिबान को उनके इक़दामात की बुनियाद पर परखा जाएगा। तो आप क्या समझती हैं कि वो क्या इक़दामात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जी तालिबान के इक़दामात होंगे, उनकी बुनियाद पर उनको परखा जाएगा, यानी उन इक़दामात की बिना पर दुनिया फ़ैसला करेगी। तो आपके मुताबिक क्या इक़दामात होंगे वो? देखिए जी, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। अमेरिका ने इनखला तो कर लिया और वो इनखला भी किया तालिबान की मदद से, उनके साथ कंसल्टेशन में। तो तालिबान से तो CIA सालों से बात कर रही थी, अभी भी कर रही है। और जो उनका ये तकरीबन ब्लडलेस इनखला हुआ वो भी तालिबान की वजह से हुआ। आज आखिर में जो आपने क्राइसिस देखा या फियास्को देखा वो अमेरिकन फेलियर था, और जो फोर्सेस को अमेरिका में अफ़गानिस्तान में खड़ा किया था उनका कोलैप्स था, जिसकी वजह से तालिबान अमेरिकन बूट्स अभी ग्राउंड पे थे और तालिबान जो थे उन्होंने पावर कैप्चर कर ली थी। अब हैविंग सेड दिस, जब ये सब कुछ हो गया तो अमेरिका तकरीबन सोचिए कि उसके लिए एक मुश्किल क्रिएट हुई है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो उन्हें लेना है, क्योंकि जितने उनके अलाइज थे वो उनके बाहर निकलने से नाराज हैं, बशमूल UK और जर्मनी भी, और इन सम वेज फ्रांस भी, और इन सम वेज इंडिया भी, क्योंकि सबने कहा कि आप जिस वॉर को
कह रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए और ये नेसेसिटी की वॉर थी, फिर वॉर ऑफ चॉइस बन गई। इस वॉर से निकलने के लिए आपको हमसे कंसल्टेशन करना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल उठा है वो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी पर उठा है। और ये जो अमेरिका की यूनिपोलैरिटी में एक वतीरा था जी के मुल्कों में इस प्रिटेक्स्ट पे दाखिल हुआ जाए कि हम रिजीम चेंज करेंगे या हम प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी करेंगे या हम रूल ऑफ लॉ करेंगे या हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे, ये कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। तो अब अमेरिका एक डिलेमा में है और जो लॉस्ट पोजीशन है उसको रिकवर करने के लिए वो तालिबान के साथ इंगेज भी होना चाहते हैं, लेकिन इस बात को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलखुसूस अपने वेस्टर्न अलाइज को बावर कराना चाहते हैं कि जो लिबरल वैल्यूज थी जिसके लिए अमेरिका खड़ा होता था उन पर आज भी खड़ा है, जिनसे ये कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे तब हम आपको डिफेक्टो रिकग्निशन देंगे। इनको तो इन्होंने सबसे पहले खुद डिफेक्टो रिकग्निशन दी थी जब इन्होंने एक एग्जिस्टिंग सिटिंग अफगान हुकूमत को बाईपास कर तालिबान की डिमांड पर उनके बगैर उनसे बातचीत शुरू की थी। तो ये जो पूरा खेल है ये तो अमेरिका का अपना शुरू किया हुआ है, अब उसके शाखसाने हैं। और उसमें अहम बात ये है कि हम जहाँ पे इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की, देखिए इमरान खान साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास आए, आपने कहा तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाए, आपने तकरीबन इस पे इंसिस्ट किया। हम उस वक्त भी खौफजदा थे कि अगर जी ये सूरत हाल सही बनी तो ठीक है, वरना आप पाकिस्तान के हवाले से स्केपगोटिंग करेंगे। वही हुआ, हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे भी ले आए, हम उनको अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बावर भी कराते रहे, हम ब्रिज स्टेट भी बने। लेकिन अब जब वो यहाँ से उनका इनखला हो गया, अब अपने आप को रीअसर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा नैरो स्पेसिफिक पर्पस, और पाकिस्तान को स्केपगोट भी करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जो स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है वो अमेरिका के साइड पर है, हमारी साइड पर कोई स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन नहीं है। अफगानिस्तान में जो पहली हुकूमत थी हम उसके साथ भी काम कर रहे थे, हमने अब्दुल्ला को भी स्टेट विजिट पे इस्लामाबाद बुलाया था। और हम जो इस वक्त सियासी शक्ल है अफगानिस्तान की, जो सियासी हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। तो हम तो वी मूव्ड विद द टाइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन तो मेरा ख्याल है कि बाइडन की हुकूमत में है, वो एक को भेजते हैं और बात नहीं करते, इंगेज करते हैं और डिसएंगेज करते हैं, फिर कहते हैं जी हम नैरो एंगेजमेंट करेंगे, स्पेसिफिक एंगेजमेंट करेंगे। आपकी सिग्नलिंग में बहुत कंफ्यूजन है। सही है, ठीक है। जना साहब, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना, आपकी तरफ आ रही हूँ। जना साहब, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी जो अमरीकी फ़ौज है उसके इनखला के बाद जो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा पैदा हुआ है और अफगानिस्तान की सूरत अगर कशीदा होती है तो असरात यकीनी तौर पे बहुत दूर तक जाएंगे। तो जना साहब, क्यों पाकिस्तान को बार बार दुनिया से बाकायदा ये अपील करनी पड़ती है, दुनिया को बताना पड़ता है कि जी वो तालिबान हुकूमत से बात करें? क्या मगरबी दुनिया को खुद एहसास नहीं है इंसानी हुकूक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मगरबी दुनिया के अपने मुफादात हैं और इंसानी हुकूक तो वो इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत हो, उसका नारा लगता है, लेकिन उनके अपने मुफादात, एक अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी है जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये अफगानियों की जो आप कह लीजिए उनकी मदद या उनकी हमायत से ज़्यादा हम अपनी मदद, अपनी हमायत के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि जो भी वहाँ पे कोई तबाही मचेगी, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स उठेंगी, इंसानी अलमिया हो, कुछ भी हो, उसका खमियाजा, उसका जो फॉल आउट है वो पाकिस्तान भुगतेगा। अगर वहाँ पे भूख नंग और कत्ल गारे शुरू हो जाती है, डाके पड़ने शुरू हो जाते हैं, नारकोटिक्स बिकनी शुरू हो जाती हैं, पॉपी ग्रोइंग शुरू हो जाती है, तो ये सब चीज़ें रेफ्यूजी भी लाएंगी हमारी तरफ, नारकोटिक्स भी लाएंगी हमारी तरफ, और उसके साथ साथ स्मगलिंग भी होगी। तो ये पाकिस्तान का मसला यही है कि चूंकि सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, हम वावेला मचा रहे हैं कि जी इनका हाथ पकड़ें ताकि ये डिस्टेबलाइज ना हो। अब देखने की बात ये है, क्या वाकई अमेरिका जो कहता है कि इसको हमने एक सेफ और स्टेबलाइज मुल्क बनाना है, ये जो कहानियाँ सुनाते हैं ताकि यहाँ से किसी को भी कोई ख़तरा ना हो, टेररिज्म ना हो, तो वो क्या वाकई ये सच कह रहे हैं? अगर उन्होंने सिर्फ ह्यूमन राइट्स और जो 2-3 उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं उसकी बुनियाद पे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, अगर सिर्फ उन्होंने इसकी बुनियाद पे उनको रिकग्निशन देनी है तो वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए दोहा जाके बातचीत करने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली जो इस वक्त अफगान तालिबान के जो हालात हैं वहाँ पे, आप देखिए कि उस वक्त एक वक्त पे उनका सारा खर्चा उठाया हुआ था मगरबी दुनिया ने। आज उनकी 3-3.5 लाख की फौज, उनकी पुलिस,
उनकी इंटेलिजेंस, वो सब बेकार पड़े, उनको तनख्वाही नहीं है उनके पास। तो ये वो कमजोरी है आज जो तालिबान फेस कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लोग जो कि फौज में थे अगर भूखे मरने शुरू हुए और उन्होंने डाके लगाने शुरू कर दिए या टेररिज्म की तरफ चले गए, लूटमार शुरू हो गई, तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए, तो आप जरा सोचिए किसी का आलाकार बन सकते हैं पैसे लेके जब लड़ना शुरू कर दें तो अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब इनकी मदद करें ताकि वहाँ पे जो माली मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो और लोगों को कम अज कम वो एक हुकूमत का कंट्रोल रहे उनके ऊपर। लेकिन अमेरिका इन्हीं की यही कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो जो बातचीत कर रहे हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। इनकी इस वक्त की गुर्बत, पैसे की कमी, भूख नंग, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स उनकी इस वक्त हैं उनमें अभी उन्होंने एक चीज का तो कह दिया कि जी हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आपको देंगे चीजें, कुछ वो देंगे, लेकिन ये सारी जो एंगेजमेंट है ये वहां पे वापस दोबारा अपना एक फुट होल्ड रखना चाहते हैं इंटेलिजेंस के जरिए। अभी फिजिकल प्रेजेंस इनकी फौज वगैरह के जरिए नहीं होगी क्योंकि वहां पे वो अफगानिस्तान को अब डिनाई करेंगे चाइना को अगर उसकी इकोनॉमी की वजह से कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो लाजमन वो अफगानिस्तान उनको प्लेट में रख के नहीं दे सकते कि ये अगर जाता है तो फिर तो चाइना की इकोनॉमी इधर भी बढ़ेगी, सेंट्रल एशिया में भी जाएगी, जैसे हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो उस लिहाज से लगता यही है कि वो तालिबान की या हुकूमत की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए वो इनकी रिकग्निशन भी होल्ड पे रखेंगे और इनसे कुछ कंसेशंस लेंगे, अपने मुल्क में कुछ उनके घुसने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने अभी कहा कि दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो मदद करने के लिए तैयार हैं, तो तालिबान ने मना कर दिया कि नहीं जी हमें दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की वो बातें करेंगे जिससे कि वो अपना दोबारा किसी न किसी शक्ल में अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए एंटर हो सकें अफगानिस्तान में और डिनाई कर सकें अपने एडवर्सरीज को, ये जगह डिनाई कर सकें। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब पाकिस्तान तो ये चाहता है ना कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वो अफ़गान अवाम को अकेला ना छोड़ें, तनहा ना छोड़ें, लेकिन जो सिचुएशन है उससे लग ऐसा रहा है कि शायद जो बाकी ममालिक हैं उनके शायद जो मुफादात हैं वही ख़त्म हो चुके हैं अफ़गानिस्तान से, या फिर अगर मैं इस तरह कह लूँ कि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन पहल करेगा तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में, एक्सेप्ट करने में और उनकी मदद करने में। आपका क्या एनालिसिस है इस पर? मेरे ख्याल है इस वक्त डी फैक्टो लेजिटिमेसी या रिकग्निशन तो तालिबान के पास है। अब ये कि इनको ऑफिशियली किस तौर रिकग्नाइज किया जाए, और वहाँ पर मेरे ख्याल है कुछ ममालिक हैं जो सामने आ सकते हैं। उसमें ईरान सामने आ सकता है, चाइना सामने आ सकता है, टर्की सामने आ सकता है, कतर सामने आ सकता है, जो समझिए इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लेजिटिमेसी को अभी भी, रिकग्निशन को अभी भी इस्तेमाल करना चाहती है एक क्विट प्रो के तौर पर कि जी हमारा जो, जैसे भी जनरल साहब फरमा रहे थे कि दे वांट देयर फुट इन, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो इरेज हुए हैं, मिट गए हैं अफगानिस्तान की सियासत में उनका किरदार। इस वक्त इंडिया का किरदार ख़त्म हुआ है और अमेरिका का किरदार ख़त्म हुआ है, और अमेरिका जाहिर है इट वांट्स इट्स फुट बैक इन। तो वहाँ ये खेल लेजिटिमेसी का और रिकग्निशन का और एड का और फंड्स को फ्रीज करने का खेला जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड उन्होंने रिस्टोर की है तालिबान के लिए, और तालिबान ने उन्हें उसको वेलकम भी किया है। दाइश के खिलाफ तालिबान तवातुर के साथ एक्शन ले रहे हैं और उसका रिएक्शन भी आ रहा है। आपने देखा कि जुम्मे को बहुत मस्जिद पर एक बड़ा अटैक हुआ। इसका मतलब है कि जो एक्शन इस वक्त तालिबान ग्राउंड पे ले रहे हैं टेरर आउटफिट्स के खिलाफ, उसके बरखिलाफ रिएक्शन आ रहा है। अब अगर इसी रिएक्शन को और उन फैक्शंस को जो तालिबान के खिलाफ हैं बाहर से फंडिंग आनी शुरू हो गई तो अफगानिस्तान एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट की नज़र हो जाएगा, प्रॉक्सी वॉर्स की नज़र हो जाएगा। और जाहिर है कि इसका नुकसान वेस्ट को तो इतना नहीं होगा क्योंकि वो तो कट एंड रन कर चुके हैं, उसका नुकसान होगा हमारे जैसे ममालिक को। अगर वहाँ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी रेफ्यूजीज आएंगे हमारे पास, अगर इकोनॉमिक इम्प्लोजन होता है तो हमारे पास इकोनॉमिक रेफ्यूजीज आएंगे। एक बात और आपके तवज्जुह से करना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल बजा है कि उन्होंने कुछ बातें सामने रखी हैं, लेकिन अफगानिस्तान से भी तालिबान के हवाले से कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो उनके मौक़िफ़ को तक़वियत देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं इस वक्त, कुछ माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी तालिबान का एक्ट
एक्शन सख्त है। उन्होंने जो सख्त इस्लामिक सज़ाओं के बारे में बात की है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को अनएक्सेप्टेबल है, और फिर वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तालिबान पे स्क्रू टाइट करने के लिए। और फिर पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ जब वो तालिबान के लिए बात करती है तो कमज़ोर होता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी वॉकिंग द टॉक तालिबान को करने की ज़रूरत है, और इस नैरेटिव को काउंटर करने की ज़रूरत है जो शुरू में बहुत समझिए ताकत के साथ आया था कि ये तालिबान 2 है, ये तालिबान 1 नहीं है, 20 साल पहले वाले तालिबान से मुख्तलिफ है। इस मौक़िफ़ को इंडोर्स करने की ज़रूरत है, और इसे तालिबान ही कर सकते हैं, फिर हम इस नैरेटिव को उनके लिए आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनाब साहब, ये जो दाइश के बढ़ते हुए हमले हैं उसके बाद दुनिया को तो वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, और आप क्या वज़ीर आज़म साहब की इस बात से अग्रीड हैं, इत्तेफाक करते हैं कि जी अफ़गानिस्तान में दाइश से छुटकारा है वो पाने के लिए तालिबान ही वाहिद और बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल, वो इसमें बड़ी समझने की बात है। तालिबान जो हैं वो चूँकि हमेशा कंट्री साइड पे रहे हैं ज़्यादा, और उन्होंने जंग लड़ी है, वो टेररिस्ट के तौर तरीके भी जानते हैं, उनको मास्टरी है उस पूरे इलाके के ऊपर तालिबान को, और इसके अलावा उनको पता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ठिकाने कहाँ हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल वो ठिकाने बदलते भी रहते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा है, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे उनकी इंटेलिजेंस बेहतर काम करेगी, वो इनको ज़रूर इनको निपटाएंगे। असल चीज़ ये है कि ये जो दाइश है ये वो दाइश नहीं है जो कि सीरिया से आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया में वो आके तो आगे चाहते हैं कि जी इंडिया तक वो जाएं, वो किस्सा नहीं है। ये दाइश क्रिएट की गई थी, भारत ने की थी ये पाकिस्तान के लिए। आज भारत उनको वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये बढ़ेगा, भारत इसमें पैसा लगेगा, क्योंकि भारत टोटली लॉस में है। उसका 3 बिलियन भी डूबा हुआ है इस वक्त, और जो पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहा था वो भी उसके लिए आज मुश्किल हो गया, मसला बना हुआ है। और ये एक वहाँ पे एक एलिमेंट जो इफेक्टिव है उसका वो वही है जो कि खुरासान चैप्टर या ये ISIS है। तो इसको वो तालिबान को डिस्टेबलाइज करने के लिए करेंगे, लेकिन तालिबान मेरा अपना अंदाज़ा है कि इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, उनके पास ये अहलियत है। बाहर से जाके तो अमेरिका 20 साल वहाँ रहा है, क्या करके आएगा? किसी को बाहर से जाके वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कामयाब होगा नहीं। वहीं के लोग ये अपने निपटा सकते हैं, और वो मेरा ख्याल है तालिबान बेहतर पोजीशन में। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद मुझे एक अहम और बड़ी खबर के साथ वेलकम बैक। नाजरीन, मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह से अपने गिरेबान में झांक कर अपने अमाल को सुधारने की बजाय दूसरों के खिलाफ साजिशें रचाकर झूठा प्रोपेगेंडा करके हमेशा इस काम में मुलविस रहते हैं ताकि दूसरों का इमेज ख़राब किया जाए। अब हमारे सामने ऐसी कई मिसालें हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारे मुल्क के जाली खबरों की फैक्ट्री चलाने वाले मीडिया ग्रुप जंग के मालिक मीर शकील उर रहमान। ये वो मौसूफ हैं जिनके अपने करतूत ऐसे हैं कि उनके खिलाफ मुल्क के हर सूबे और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में FIRs दर्ज हैं। और हाल ही में अमरीकी माहिर कानून मर्क थॉमस ने भी अपने ब्लॉग में इस बात का बाकायदा इंकशाफ किया है कि मीर शकील उर रहमान के कठपुतली सहाफ़ी जिनका नाम है उमर चीमा, उन्हें अदालत से झूठी खबरें चलाने पर अखबार में मुआफ़ी छापने या फिर 1 मिलियन के जुर्माने की सज़ा मिल चुकी है। इस जाली सहाफ़ी को इस्तेमाल करके मीर शकील ने ICIJ को धोखा दिया, उसकी साख को मुतासिर किया और पेंडोरा पेपर्स में अपने जो मदे मुकाबिल बिजनेसमैन्स हैं, दीगर सियासतदान हैं, उनके नाम जानबूझकर साजिश के तहत शामिल करवाए। अच्छा, वाज़ेह है कि इस बात का एतराफ़ खुद ये जो सहाफ़ी है उमर चीमा, वो खुद एक TV प्रोग्राम में कर चुका है कि उसने ये जो नाम थे ये मीर शकील से अप्रूव करवा कर उनकी इजाज़त से आगे दिए। अच्छा, मर्क थॉमस ने यह भी बात बताई कि उमर चीमा ने भारी कीमत के इवज़ ICIJ जैसे मारूफ बैनुल-अक़वामी इदारे को भी धोखा दिया, यानी पैसों के इवज़। ये सहाफ़त का म्यार है कि उमर चीमा ने पैसे लिए, बिक गया, ईमान का सौदा किया। अच्छा जी, और ICIJ को ना सिर्फ उमर चीमा को निकाल बाहर फेंकना चाहिए बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं वापस आती हूँ इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड मीर शकील उर रहमान पर, जो एक पेशी के दौरान अदालत के बाहर सहाफ़ियों को, आपको याद होगा कि खुलेआम एक बंदा कह रहा है कि फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ये धंधा है मेरा, सहाफ़त भूल जाएं, ये जो है ना बिजनेस है, ये मेरा धंधा है।
अब मीर शकील और उनके बेटे मीर इब्राहिम और ये जो सहाफ़ी हैं इनका उमर चीमा, इनका गठजोड़ एक अरसे से झूठी खबरें, जाली दस्तावेज़ात और केसेस करने में लगे। और एग्जैक्ट और बोल के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं शुएब अहमद शेख साहब, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने में ये लोग मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। अब इस बात की जो तायद है वो भी मार्क थॉमस ने अपने ब्लॉग में भी की है कि किस तरह ये शुएब शेख साहब के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, मीर शकील रहमान, मीर इब्राहिम और इनके जो कठपुतली सहाफ़ी इनके लिए काम करते हैं। अच्छा, उमर चीमा ने अदालत में FIA के ज़रिए शुएब शेख साहब के ख़िलाफ़ जाली FBI की जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा करवाई, जो बाद में झूठी भी साबित हो गई। यहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन के गवाह ने भी मीर शकील, मीर इब्राहिम की जो जालसाजी है तो उसकी गवाही दे दी है। अच्छा, मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ इस वक्त एहतसाब अदालत में गैर कानूनी ज़मीन की जो अलॉटमेंट है उसका भी केस चल रहा है। मैं ज़रा आपको याद करवा दूँ ये केस क्या था। ये वही केस है जिसमें जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे ना, जब 80 की दहाई थी उसमें पंजाब के वो वज़ीर आला थे और उस दौर में उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत कह लें, नाजायज़ इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किया और मीर शकील रहमान को गैर कानूनी ज़मीनों की अलॉटमेंट कर दी थी। अब ये तो अल्लाह जाने और मीर शकील रहमान और नवाज शरीफ जाने कि उसके बदले में मीर शकील ने नवाज शरीफ साहब के लिए क्या कुछ किया, क्या क्या फ़ायदे दे दिए। आप समझ रहे हैं ना नाज़रीन। अब इस पूरे केस में नैब के मौक़िफ़ के चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको इस मकरू शख्स की जो हकीकत है ना उसका अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। ज़रा सुनते जाइएगा। 1980 में LDA ने मोहम्मद अली, जौहर टाउन, सब्ज़ाज़ार और मुस्तफ़ा टाउन की स्कीम्स बनाई और एग्जम्पशन पॉलिसी बनाई। अच्छा, 180 कनाल ज़मीन मोहम्मद अली के नाम पर थी जो LDA ने जौहर टाउन के लिए अक्टूबर 1982 को एक्वायर कर ली। अच्छा, एग्जम्पशन पॉलिसी के तहत 180 कनाल 18 मरले के बदले में 56 कनाल ज़मीन अलॉट होना थी। 33 कनाल ज़मीन जो है वो नहर के पास वाक़े थी। 124 कनाल ज़मीन जो है सिविक सेंटर के पास वाक़े थी। अच्छा, मीर शकील रहमान को 55 कनाल जो ज़मीन है ना वो अलॉटमेंट की समरी इरसाल की गई, जबकि 59 कनाल जो ज़मीन है वो अलॉट की गई। एजम्पशन पॉलिसी के तहत नहर पर जो वाक़े थी 33 कनाल, उसके बदले 10 कनाल ज़मीन अलॉट होना थी, जबकि पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाकर नहर किनारे वाक़े 59 कनाल जो ज़मीन है उसका मुकम्मल जो ब्लॉक था वो मीर शकील को अलॉट कर दिया गया। अच्छा जी, अब आता है 1986 1986 में मीर शकील रहमान ने DG LDA को अबूरी तामीर की दरख्वास्त दी और मीर शकील की दरख्वास्त पर जून का महीना था, 4 तारीख थी 1986 था, 4 जून 1986 को ही जो DG है उसने दरख्वास्त पर समरी वज़ीर आला को देने की ऑब्जर्वेशन दी। अच्छा, ज़मीन एक्वायर होने के बाद अबूरी तामीर की इजाज़त नहीं थी, लेकिन LDA ने आज खुद मीर शकील को एग्जम्पशन की ऑफ़र दे दी। यहाँ तक कि मीर शकील रहमान को प्लॉटों की अलॉटमेंट के लिए समरी पर रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया गया। LDA ने अबूरी तामीर की दरख्वास्त पर समरी में कहा कि अबूरी तामीर नहीं हो सकती मगर एग्जम्पशन पर अलॉटमेंट हो सकती है और नवाज शरीफ को मीर शकील के प्लॉटों की अलॉटमेंट की समरी भिजवा दी गई। अच्छा, एग्जम्पशन पॉलिसी 30% यानी 30% के हिसाब से ज़मीन अलॉट करने की पाबंद करती है। अब पॉलिसी में किसी भी मालिक को 1 कनाल के 15 से ज़्यादा प्लॉटों की अलॉटमेंट ना करने का कहा गया, लेकिन इसके बरक्स, बिल्कुल बरक्स, मीर शकील को 59 कनाल पर मुश्तमिल मुकम्मल ब्लॉक अलॉट कर दिया गया और सड़कें भी उसमें शामिल कर दी गई। अच्छा, पॉलिसी के तहत एक्वायरमेंट से पहले जहाँ ज़मीन थी उसी के करीब ज़मीन अलॉट होना थी। मीर शकील को जौहर टाउन में सिविक सेंटर, नहर और जो दीगर मुख्तलिफ जगह हैं ना वहाँ पे अलॉटमेंट होना थी। फिर आता है 1992 उसमें LDA ने सड़कें शामिल करने पर मीर शकील को रियायत भी दे दी और 64 लाख रुपए जमा करवाने का ख़त दिया। मुलजिम मीर शकील के ख़िलाफ़ अभी भी ठोस शवाहिद और गवाह मौजूद हैं। यहाँ तक कि मीर शकील के वकील अमजद परवेज़ खुद भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि मीर शकील ने अलॉटमेंट से ज़्यादा ज़मीनें हासिल की हैं। ये हैं इस मीर शकील नामी मकरू इंसान के अमाल। और भी कई चीज़ें अगर हर एक पर रोशनी में डालूँ ना तो यकीन जानिए मुझे कई प्रोग्राम सिर्फ इसी टॉपिक पे करने पड़ेंगे, इसी मौजू पे करने पड़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब एक ऐसा आदमी ज़रा सुने जो सर से पाँव तक खुद झूठ और जालसाजी का एक किरदार हो, जो कभी मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता है,
कभी ISI चीफ के खिलाफ मुहिम चलाता है बाकायदा, कभी पाकिस्तान के दुश्मन भारत के साथ अमन की आशा जैसे प्रोजेक्ट के ज़रिए भारतीय एजेंडे पे काम करता है। सिर्फ यही नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी IT फर्म एग्जैक्ट के खिलाफ मुल्क दुश्मन सहाफ़ी के साथ मिलकर झूठी साजिश रचाता है, जिसका खुद दामन इतना दागदार हो तो ऐसा शख्स किसी और की किरदार कुशी कैसे कर सकता है? ज़रा मुझे बताइए। शायद इन्हीं के लिए वो ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें शर्म नहीं आई, लेकिन फिर भी अवाम के सामने हकीकत रखना हमारा, और हम ये फ़र्ज़ इंशाअल्लाह निभाते रहेंगे। हम ये मकरू चेहरे अवाम के सामने लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपना बहुत ख्याल रखेगा, प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ने गिमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।